Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक हमारे एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है गवर्नमेंट प्रोक्योर 151.17 लाख टन पैडी एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रुपीज 28,543 करोड़ सोफा। तो इस सीजन में अभी तक गवर्नमेंट ने लगभग 151.17 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया है, जिसके लिए 28,543 करोड़ रुपए फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और एमएसपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, व्हाई द न्यू फार्म लॉ विल नॉट लेवल द प्लेइंग फील्ड। तो जानेंगे, जैसा कि आपको पता है 3 एग्रीकल्चर बिल जो कि पारित हो चुके हैं, फाइनली राष्ट्रपति जी का असेंट उनको मिल गया है, मंजूरी मिल गई है। तो जानेंगे फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले समय में फार्मर्स को हो सकती हैं, या फिर क्या सुविधाएं फार्मर्स को मिलेंगी इन बिल को आने में। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोक्योर 151.17 लाख टन पैडी। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है पैडी के लिए प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया था, जो कि हमने बात की थी पिछले करंट अफेयर्स में, जहाँ पर हमने पंजाब से हरियाणा से स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, तो स्टेट ओन्ड एफसीआई, जितने भी स्टेट ओन्ड एफसीआई हैं और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, जिन्होंने लगभग 21% ज़्यादा पैडी प्रोक्योर किया है। अगर हम पिछले साल के इसी सीजन से बात करेंगे, मतलब है कि पिछले साल में जो आपका प्रोक्योरमेंट हुआ था पैडी का, उससे 21% ज़्यादा प्रोक्योरमेंट इस सीजन में अभी तक हो चुका है। और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करेंगे तो 151.17 लाख टन जो पैडी है वो प्रोक्योर हो चुका है, जिसके लिए लगभग 28,543 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं और फार्मर्स को मिल चुके हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो पैडी प्रोक्योरमेंट फॉर खरीफ 2020-21 मतलब 2020-21 के लिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव है। ठीक है, जो कि स्मूथली चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये ऐसे स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा पैडी प्रोक्योर किया गया है और यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल 151.17 लाख टन प्रोक्योर किया जा चुका है 25 अक्टूबर तक। ठीक है, अगर हम पिछले ईयर की बात करेंगे तो 25 अक्टूबर 2019 तक यहाँ पे 125.05 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया गया था। तो यहाँ पर इस तरह से 21% ज़्यादा पैडी प्रोक्योर किया गया है इस सीजन में। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ टोटल परचेज, जितना भी टोटल परचेज किया गया है उसमें से 100.89 लाख टन जो पैडी है वो केवल और केवल पंजाब से प्रोक्योर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में कितने अमाउंट में पैडी प्रोक्योर हुआ है और वहाँ पर जो पैडी का प्रोडक्शन है वो कितने अमाउंट में होता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12.98 लाख फार्मर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिल चुका है, वो अपने जो पैडी को सेल कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल 28,542.59 करोड़ रुपए यहाँ पे एज ए एमएसपी वैल्यू, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जितना भी उनका वैल्यू बनता है वो फार्मर्स को मिल चुका है, जिसका जो रेट है वो कितना है 18,880 रुपीज़ पर टन। तो यहाँ पर बात हो रही है टन में। ठीक है, अगर आप इसको क्विंटल में निकाल लोगे तो वही 1880 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है 888 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है टन की, तो यहाँ पर इंटू कर दिया गया 10 से, तो इसलिए वो 18,880 रुपये पर क्विंटल यहाँ पे एमएसपी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आगे बात करेंगे तो कॉटन सीड, कपास की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर प्रोक्योरमेंट उसका भी चल रहा है एमएसपी पे।
जो कि आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये आपके 4 स्टेट ऐसे हैं जहां से ज़्यादा कपास के, कॉटन के प्रोक्योर होने के चांसेस हैं। और संडे तक की बात करेंगे तो लगभग 3,53,252 कॉटन बेल, ठीक है। यहाँ पर आपको बताओ कॉटन को बेल्स में कैलकुलेट किया जाता है, तो एक बेल जो होती है वो आपकी 170 केजी की एक बेल होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो संडे तक 3,53,252 कॉटन बेल प्रोक्योर की गई हैं, जिसकी जो वैल्यू है लगभग 1047.90 करोड़ रुपए है, जो फार्मर्स को मिल चुके हैं, और जिससे 68,419 फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का करंट अफेयर। अब यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एमएसपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी बता दीजिए। तो यहाँ पर जल्दी से हम बता देते हैं, कई बार हमने आपको बताया है, आपको याद हो गया होगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो जो एमएसपी है उसको डिक्लेयर करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंड जो करती है एमएसपी को वो करती है सीएसीपी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीएसीपी, जिसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं मिस्टर विजय पॉल शर्मा, ठीक है। सीएसीपी आपका 1985 में रीनेम हुआ। इससे पहले जो कमीशन था वो था आपका एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो बना था आपका 1 जनवरी 1965। तो 1 जनवरी 1965 में ये बना, ठीक है। फिर 1985 में इसका नाम चेंज होकर सीएसीपी कर दिया गया, इतना सा आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो क्रॉप्स के लिए एमएसपी घोषित करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और शुगर केन के लिए एफआरपी, जिसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि फिलहाल है 285 रुपीज पर क्विंटल, ठीक है। 285 रुपीज पर क्विंटल यहाँ पे एफआरपी है शुगर केन का, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे एमएसपी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन था, जो था कि अभी हाल ही में एनसीडीसी ने कुछ पैसे सैंक्शन किए थे, जो कि आपके एमएसपी पे पैडी को प्रोक्योर करने के लिए किए थे, जो कि एनसीडीसी के द्वारा किए गए थे। मैंने आपको कई बार बताया था, जो 19,444 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, ताकि जितनी भी आपकी स्टेट ओन्ड एफसीआई हैं और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं, वो फार्मर से एमएसपी पर धान को, मतलब पैडी को प्रोक्योर कर सकें। जिसके लिए जो पहला इंस्टॉलमेंट जारी हुआ था वो 3 स्टेट के लिए हुआ था, जिसमें पहली छत्तीसगढ़, दूसरी आपकी हरियाणा और तीसरी तेलंगाना। इन 3 स्टेट के लिए 19,444 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है एनसीडीसी की, थोड़ा सा आपको बता देते हैं एनसीडीसी के बारे में भी। तो एनसीडीसी का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करेंगे, ये फॉर्म हुआ था आपका 13 मार्च 1963 में, ठीक है। 13 मार्च 1963 में ये फॉर्म हुआ, और इसके जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, एनसीडीसी के बारे में और एमएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी लाते रहें। आगे चलते हैं, उससे पहले बात करेंगे, एज द नोटिफिकेशन इज फाइनली हियर, अनअकैडमी प्रेजेंट ट्रायम्फ। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है IBPS का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसीलिए अनअकैडमी लेकर आया है ट्रायम्फ, जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि आपके सेम पैटर्न पे होंगे जैसे आपके IBPS क्लर्क प्री और मेंस में आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ट्रायम्फ आपका स्टार्ट हो रहा है November 1, मतलब 1 नवंबर से ट्रायम्फ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी IBPS क्लर्क के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वीक 1, वीक 2 और वीक 3 और वीक 4, 4 वीक का यहाँ पर प्रोग्राम है, जिसमें वीक 1 और वीक 2 की बात कर लेते हैं। तो प्री लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फॉलोज बाय सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, फुल लेंथ प्री लेवल टेस्ट फॉलोड बाय अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। अगर हम वीक 3 और वीक 4 की बात कर लेंगे तो वहां पर आपको कराया जाएगा मेंस लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड फुल लेंथ मेंस लेवल टेस्ट फॉलोड बाय अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, जो कि हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो यहाँ पर आपके लेकर आए रीजनिंग एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी,
जो कराएंगी अंकुश लांबा। यहाँ पर अगर बात करेंगे क्वांट एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी की, तो वो हैं आशीष अरोड़ा जी, जो यहाँ पर आपका क्वांट सेक्शन कवर करेंगे। इंग्लिश एनालिसिस और स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो निमिषा बंसल जी लेकर आई हैं, और यहाँ पर जीए और एफए के लिए सुकेश भटनागर जी यहाँ पर आपको जीए और एफए कराने वाले हैं। तो लास्ट वीक ऑफर समटाइम स्पेशल अ वीक डेडिकेटेड टू स्ट्रेटेजी सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। तो यहाँ पर जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर कुछ प्राइजेज हैं। जैसे बात करेंगे जो विनर होंगे, रैंक होल्डर फर्स्ट से लेके 5 तक, जिनकी रैंक 1 से 5 तक आएगी, उनको यहाँ पर मिलेगा अमेजोन वाउचर, जो कि लगभग INR 1000 रुपये का होगा फॉर फुल लेंथ टेस्ट के लिए। और यहाँ पे टेस्ट टू बी अटेम्प्ट लाइव, और यहाँ पर जो टेस्ट होंगे बिल्कुल लाइव होंगे। अब यहाँ पे बात आती है व्हाई शुड यू टेक दी टेस्ट, तो इट इज़ क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। तो यहाँ पे जो आपकी टेस्ट सीरीज हैं ये क्यूरेट की गई हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। हैज़ अ डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेल यू वेयर यू स्टैंड। तो यहाँ पर है डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी बनेगी, जहाँ पर आपको पता चलेगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। एंड ऑल्सो कंपेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर बेटर, और आप अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ पर लाई करते हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको चांस मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। आगे अगर हम बात करेंगे एनरोल की, तो आप इजीली यहाँ पे एनरोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक ऑन दी लिंक शेयर्ड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ए पेज लाइक दिस अपीयर, क्लिक ऑन एनरोल एंड ऑल सेट। तो यहाँ पे आप इजीली एनरोल कर पाएंगे। एनरोल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इजीली आप एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड, ट्रैक योर परफॉर्मेंस टुगेदर एंड क्रैक दी एग्जाम। और यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट को दें और यहाँ पर अपना जो लेवल है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसको भी यहाँ पर कंपेयर कर सकें कि वो कहाँ पर लाई करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मेरा जो कोड है उसको यूज़ करके एक डिस्काउंट के साथ उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABS सौरभ 10। तो आप अगर इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे वाई द न्यू फार्म लॉ विल नॉट लेवल दी प्लेइंग फील्ड। तो यहाँ पर फार्म लॉ की बात की जा रही है कि फ्यूचर में किस तरह से ये काम करेंगे और क्या जो हमारी उम्मीदें हैं उस पर खरे उतर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर जैसे किसानों को प्रॉब्लम होती आई है वही सेम प्रॉब्लम या फिर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में, देख लेते हैं। तो यहाँ पर है मोर देन 86% फार्मर्स इन इंडिया ओन और कल्टिवेट ऑन लेस देन 2 एकड़ ऑफ लैंड। तो यहाँ पे लगभग 86% फार्मर इंडिया में ऐसे हैं, उससे ज़्यादा हैं, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है जहाँ पर वो कल्टीवेशन करते हैं और बहुत कम अमाउंट में उनका जो प्रोड्यूस होता है वो सेल होता है मार्केट में। तो यहाँ पर बात हो रही है दे आर दी विक्टिम ऑफ मिडिल मैन, जिसको आड़तिया बोलते हैं, एट दी मंडी। तो मंडीज में जो मिडिल मैन होते हैं, आड़तिया जिनको बोला जाता है, वो यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं शिकार करते हैं फार्मर्स का। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द फोर्स बाई सर्कमटेंसेस टू सेल देयर प्रोड्यूस एट वेरी लो प्राइसेस ऑफन बिलो देयर इनपुट कॉस्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो मिडिलमैन है वो फोर्स करते हैं, ऐसी कंडीशन जनरेट कर देते हैं किसान को वहाँ पर कम रेट पर ही अपना प्रोड्यूस सेल करना पड़ता है। कई बार MSP से कम पर अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि फार्मर अपनी क्रॉप को ले जाता है, वहाँ पर जानबूझकर उसकी क्रॉप को नहीं खरीदा जाता है ताकि फार्मर्स परेशान हो और वो कम पैसे में उस क्रॉप को सेल करे उन मिडिलमैन को, उन बिचौलियों को। तो यहाँ पर सेम प्रॉब्लम जनरेट होती है और फ्यूचर में भी अगर ये बिल, जैसे आपको पता है तीनों बिल पारित हो चुके हैं, अब फार्मर्स को क्या होगा कि कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, उनका प्रोड्यूस भी कम पैदा होता है, तो वो कहाँ पर उसको सेल करेंगे। उसके लिए कोई बोल सकते हो स्टैंडर्ड मार्केट नहीं होगा, कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े फार्मर हैं उनका तो जो प्रोड्यूस है वो इजीली सेल हो पाएगा, लेकिन जो छोटे फार्मर हैं, जो छोटे मोटे खेत हैं उनके पास, उनका जो प्रोड्यूस है वो कैसे सेल होगा। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है द पेरिशेबल नेचर ऑफ देयर प्रोड्यूस आल्सो पुट प्रेशर ऑन देम। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, उसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, तो वहाँ पर एक प्रेशर रहता है
फार्मर्स के माइंड में कि उनको जल्दी से उसको सेल करना होगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा और उसकी कोई भी कीमत उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये भी एक प्रेशर रहता है और इसीलिए वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बार्गेनिंग वहीं की जाती है जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, और बोल सकते हो जो आपका ड्राई प्रोडक्ट है, ठीक है। ड्राई प्रोडक्ट मतलब होता है कि जो जल्दी से ख़राब ना हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है तो वहाँ पर जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे, और यही कारण होता है कि जो फार्मर है वो यहाँ पर सौदेबाजी नहीं कर पाता है, बार्गेनिंग नहीं कर पाता है मिडिलमैन से, और उसको मजबूरन कम अमाउंट में कम रेट पर उस प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता है। और एक और कारण है कि यहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, मतलब कोई ऐसा अनिवार्य क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जहाँ पर फार्मर्स को फसल खराब होने पे कुछ लिमिटेड अमाउंट या फिर कोई रीजनेबल अमाउंट मिलती हो। यहाँ पर फार्मर से भी प्रीमियम पे कराया जाता है अपनी क्रॉप को इंश्योर कराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज है, जहाँ पर किसान अगर उसकी फसल खराब होती है तो उसको कोई भी बोल सकते हो प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि फार्मर्स लोन लेता है और लोन ना चुकाने के कारण वो सुसाइड करता है। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा फार्मर ने डेथ किया है पिछले 2 डिकेड्स में, ठीक है। अगर हम डेटा की बात करेंगे तो 2019 में, ठीक है, अकेले 2019 में 42,000 से ज़्यादा फार्मर्स और लेबरर ने सुसाइड किया था, जो कि कारण था आपका फसल के रेट अच्छे ना लगना, ठीक है, और आपका जो लोन है वो बढ़ते जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ते जाता है, जिससे क्या होता है कि फार्मर्स के माइंड में प्रेशर आता है और वो सुसाइड कर लेता है। तो यही सारे कारण हैं। अब यहाँ पे जो बिल हैं इसकी अगर हम बात करेंगे तो पहला जो बिल है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, यहाँ पे जो आपके खाने वाले पदार्थ थे उनमें से जो एग्रीकल्चर के जो फूड प्रोडक्ट हैं उनको बाहर कर दिया गया है इस लिस्ट से। इसका मतलब है कि अब उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना उसके सप्लाई पे और ना ही उसके डिमांड पे। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो भी बिचौलिए होंगे, जो भी बोल सकते हो जो उसको स्टोर करने वाले होंगे, वो उसको स्टोर कर लेंगे और जब उनका अच्छा समय आएगा, जब उसके प्राइस अच्छे मिलेंगे तो उसको वो सेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लक्चुएशंस हैं फिर भी आपको देखने को मिलेंगे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस में। और दूसरा आपका है यहाँ पे फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपकी अनुबंध खेती है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब क्या है कि अनुबंध खेती के तहत यहाँ पे खेती करनी होगी किसान को। जो भी कंपनी होगी जिस तरह की खेती कराएगी उसी तरह की खेती वहाँ पर किसान को करनी होगी। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को फ्रीडम के साथ खेती करने का मौका नहीं मिलेगा। जो कंपनी होगी, ठीक है, जो भी कॉरपोरेट होगा वो उसको जो कहेगा, जैसा बीज डलवाएगा, जैसी दवा डलवाएगा वो उसको डालनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट किसान को कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। और यही कारण है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि अगर किसी बात पर उस कंपनी और किसान का मतभेद होता है तो यहाँ पर एक तरह से एसडीएम कोर्ट में जाना होगा और वहीं पर इसका निपटारा होगा, जिसका मतलब है कि किसी के भी पक्ष में फैसला जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि किसान और कंपनी मालिक के बीच में अगर कोई केस होगा तो किसके पक्ष में वो फैसला जाएगा, ये आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसान के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतनी पावर नहीं होती है कि वो एक बड़े लेवल पे केस को लड़ सके या किसी का जो भी आपके डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और तीसरा है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। और इसमें क्या होगा कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को आउट ऑफ मंडी से बाहर कहीं भी किसी भी बोल सकते हो रिटेलर को, किसी भी ट्रेडर को या कहीं भी उसको सेल कर सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं क्या वो अपनी फसल को बेच पाएंगे, क्या जो कंपनी मालिक हैं, जो रिटेलर है, क्या वो छोटे फार्मर्स हैं उन प्रोड्यूस को परचेज करेंगे। ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। और यहाँ पे क्या कोई भी मिनिमम लिमिट तय नहीं की है कि आप इस मिनिमम लिमिट से नीचे नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पर जितने भी रिटेलर होंगे, जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उस फसल को खरीदेंगे, उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया। तो फार्मर्स की क्रॉप को वो जीरो से लेके हायर तक कहीं भी किसी भी रेट पर खरीदेंगे। और यही कारण है कि किसान को टेंशन है कि यहाँ पर एक एमएसपी होता था अभी तक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि फ्यूचर में उनको लगता है कि अगर यहाँ पे चीज़ें मंडी से बाहर आ जाएंगी तो मंडी का जो एमएसपी है और जो आड़तियाँ हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो आड़तियाँ हैं वही प्राइवेट पर्सन बन के बाहर से चीज़ों को खरीदेंगे। एक तरह से एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडी ख़त्म हो जाएंगी। और यही कारण है अगर एमएसपी ख़त्म हो गया तो वहाँ पर एक आपका बॉटम लेवल प्राइस नहीं रहेगा, जहाँ पर किसान को एक बोल सकते हो वहाँ पर एक रिलीफ मिलता है कि इतने पैसे पर, इतने रुपीस पर हम अपने प्रोडक्ट को कम से कम बेच सकते हैं। तो एमएसपी जाने से ये सारे डर किसानों को सता रहे हैं। और यही कारण है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो तीनों बिल हैं ये उस उम्मीद को फुलफिल न कर पाएँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
सेट की है इन तीनों बिल से। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। यहाँ तक आपको इतना समझना है कि जो तीनों बिल हैं वो पारित हो चुके हैं। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 5 जून को ये ऑर्डिनेंस आया। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब आपके सत्र नहीं बैठ रहे थे लोकसभा राज्यसभा, उस टाइम पर ये ऑर्डिनेंस लाया गया। फिर 17 सितंबर को लोकसभा से इन बिल को पास किया गया। 20 सितंबर को राज्यसभा से इन बिल को पास किया और 22 सितंबर को जो आपका तीसरा बिल था कमोडिटी वाला, ठीक है, द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, इसको पास किया गया। और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति का असेंट मिला, मंजूरी मिली और फाइनली ये विधेयक के रूप में पारित हो गए ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्रोनोलॉजी है जहाँ पर इस तरह से इनको पास किया गया है। तो आपको डेट याद रखनी है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो है 300 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ जो हम पूछेंगे इस वीडियो में। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन है विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। तो यहाँ पर आंसर था आपका इंडिया, जो कि सभी ने दिया है। अब बात होगी कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ ग्राउंडनट इन दी वर्ल्ड फॉलोड बाई इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया फॉलो करता है, ठीक है, चाइना को, मतलब इंडिया दूसरे नंबर पर है और चाइना प्रोड्यूसिंग के मामले में और कंज्यूमिंग के मामले में फर्स्ट नंबर पर आता है ग्राउंडनट के केस में। अब बात करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी पैरामीटर्स डज अ सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितने पैरामीटर्स की जांच की जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से कमेंट करो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।